गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग रेखा कुमारी, मिस्टर कुमार, साक्षी तिवारी, संतोष कुमार, आकाश मीना, अरशद गौरिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अंकुश तिवारी, आर.एस. पटेल, हेमंत नागर, अभिषेक कुमार, शिवानी सिंह, अरशद, कविता अग्रवाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के क्लास पे कुछ सवाल यदि है तो आज मैं ठीक 11 बजे क्लास बंद कर दूंगा। कल की क्लास पे कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक प्रणाली के अनुसार प्रकृति की किसी भी वस्तु या घटना को अन्य कोमल अन्य तक आपका लाइन अधूरा है। क्या आप एक बार साम्यवाद और समाजवाद में डिफरेंस, बहुत बार आएगा बच्चा, चिंता मत करो आकाश, बहुत बार आएगा। एक समतामूलक समाज का भावी रूप कैसा होना चाहिए, आइडियल दोनों है। समाजवाद भी एक समतामूलक समाज है, आर्थिक समानता से युक्त समाज। साम्यवाद भी एक समतामूलक समाज है, आर्थिक समानता से युक्त समाज। मार्क्स ने साम्यवाद की संकल्पना को प्रस्तुत की है, बाकी समाजवादियों ने समाजवाद की बात की है। दोनों में थोड़ा अंतर है, हम लोग आगे देखेंगे। सरप्लस मार्क्स के द्वंद्ववाद प्रणाली के अनुसार प्रकृति के किसी भी वस्तु या घटना को अन्य घटनाओं या वस्तुओं से पृथक तथा स्वतंत्र रूप से समझा नहीं जा सकता। प्रत्येक का प्रभाव सब पर होगा, नहीं बच्चे। मार्क्स इकोनॉमी के प्रभाव को सब पर दर्शाता है, प्रत्येक का प्रभाव सब पर नहीं। एक सामान्य धारणा है कि हर घटना एक दूसरे से जुड़ी होती है। सामाजिक घटनाओं में समाज की प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, प्रत्येक घटना एक दूसरे को प्रभावित करती है। सामाजिक घटनाएं जटिल होती है, ये मल्टी कॉजेशन होती है, कई कारकों का परिणाम होती है, इसलिए किसी सिंगल कारक के आधार पर इनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो क्या हम कह सकते हैं कि मार्क्स के उत्पादन प्रणाली के विपरीत, वाक्य थोड़ा फंस रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि ये मार्क्स के उत्पादन प्रणाली के विपरीत है, जहां सामाजिक परिवर, वाक्य अधूरा है बच्चे, सामाजिक परिवर्तन में अन्य कारकों की उपेक्षा की जाती है। आप प्रश्न को नहीं समझ पा रही हो या कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में अन्य कारकों की भूमिका की उपेक्षा की है, ऐसा मार्क्स पर आरोप लगाया जाता है, ऐसा मार्क्स पर आरोप लगाया जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का एक अलग सिद्धांत है जो जगत में परिवर्तन की व्याख्या करता है। यह भी प्रॉपर सही नहीं है, क्योंकि पहली बात कि जगत के मूल में केवल मैटर ही नहीं, आइडिया भी है। दूसरी बात कि परिवर्तन का कारण केवल द्वंद्व ही नहीं, सहयोग, अनुकूलन, सामंजस्य भी होता है। केवल द्वंद्व के आधार पर परिवर्तन की व्याख्या पर्याप्त नहीं है, केवल भौतिक तत्वों के आधार पर जगत की व्याख्या पर्याप्त नहीं है। बट मार्क्स भौतिक तत्व और द्वंद्व के आधार पर जगत को समझाने का, जगत में परिवर्तन को समझाने का प्रयास करता है। मार्क्स जब सामाजिक परिवर्तन और विकास की व्याख्या करता है तो मैटर पर आधारित करता है, वो मैटर पर आधारित करता है।
असली नहीं बताएंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मोटे मोटी जानो आरती कि ऊंच नीच का स्तर। बस समाज में, हर समाज में ऊंच नीच का कोई रूप होता है। जाति व्यवस्था परंपरागत भारतीय समाज में उच्चता और निम्नता का एक रूप था। आधुनिक आर्थिक युग में आर्थिक व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था उच्चता निम्नता का एक रूप है। परंपरागत भारत में ऊपर ब्राह्मणों को माना जाता था, जो जातीय सोपान क्रम में ऊपर थे, भले ही वो गरीब थे। एक दरिद्र ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, बट ब्राह्मण था, इतना पर्याप्त था, सोपान क्रम में ऊपर था। आज आप ब्राह्मण हो तो सोपान क्रम में ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि आज धन का युग है, पैसे का युग है। इसलिए आज आप इकोनॉमिकली ऊपर हो तो आप ऊपर जाओगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो आप ऊपर जाओगे। तो आज स्तरीकरण का रूप, या कहो उच्च नीच के भेदभाव का रूप, आर्थिक आधार पर है, वर्ग स्तरीकरण के आधार पर है। और कल हमारे भारत में जातीय आधार पर था, जातीय स्तरीकरण। स्तर का मतलब लेयर, ऊपर नीचे, ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इज कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। डन। आप नहीं पकड़ पा रहे हो कोमल, अभी थोड़ा सा पढ़ो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पूरा मार्क्स खत्म होगा तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी, ठीक है। अभी आप इतना बड़ा वाद विवाद न करो। हम लोग आज एक नया टॉपिक, 2 टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, 4 टॉपिक। उत्पादन प्रणाली, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सिलेबस में लिखा है कार्ल मार्क्स डैश ऐतिहासिक भौतिकवाद, उत्पादन प्रणाली, वर्ग संघर्ष और अलगाव। हम लोगों ने ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ लिया। कार्ल मार्क्स ने समाज का उत्पादन प्रणाली के आधार पर जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, सामाजिक परिवर्तन का उत्पादन प्रणाली के आधार पर जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, उत्पादन प्रणाली के आधार पर जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, उसको ऐतिहासिक भौतिकवाद की संज्ञा दी जाती है। इसी इतिहास के भौतिकवादी विश्लेषण के क्रम में मानव समाज और सामाजिक परिवर्तन के भौतिकवादी विश्लेषण के क्रम में उन्होंने अपने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था, उसी में उन्होंने उत्पादन प्रणाली की संकल्पना को यूज किया था, उत्पादन प्रणाली को समाज का आधार माना था। तो हम लोगों ने अलग से उत्पादन प्रणाली को पढ़ा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में सामने दिया हुआ है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष के बारे में मार्क्स का विचार। 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 हमारे पास एक आइडिया है इसके बारे में, हम लोगों ने एक पढ़ा है इसके बारे में, आउटलाइन हमने दिया है। आउटलाइन में ओवरऑल मार्क्स के विचारों को हमने रखा है। मार्क्स कहता है कि मैटर जगत के मूल तत्व है, सार तत्व है। पहला लाइन। द्वंद्ववाद परिवर्तन का नियम है। जगत निरंतर परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन का कारण द्वंद्व है। चूंकि जगत के मूल में मैटर है, पदार्थ है, और द्वंद्व परिवर्तन का नियम है, इसलिए द्वंद्व पदार्थ में भी है। यही द्वंद्व पदार्थ में परिवर्तन को संभव बनाता है और पदार्थ में परिवर्तन के साथ जगत में परिवर्तन हो जाता है। पहला लाइन इज कॉल्ड डायलेक्टिकल मेटलिज्म। दूसरा, मानव समाज। मानव समाज कई अंगों से मिलकर बना होता है। मूल्य एवं नियमों की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, विवाह परिवार व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था। हम अपनी भिन्न भिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज में अलग अलग
समूहों से, अंगों से जुड़े हैं, अलग अलग अंगों को बनाए। ये सब मानव समाज के अंग हैं, परंतु इन सभी अंगों में इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था, जब हम उत्पादन प्रणाली कहें तो आप आर्थिक व्यवस्था ही समझो। मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था की जगह मोड ऑफ प्रोडक्शन शब्द का प्रयोग किया है। उत्पादन प्रणाली इन सभी अंगों में केंद्रीय है, प्रमुख है, आधार है, सब स्ट्रक्चर है, और बाकी सब इसी पर टिके। सब स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने इन अंगों को बनाया है, और इन सभी अंगों में सभी आवश्यकताओं में हमारी सबसे प्रमुख आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता है, थी, रहेगी कि हम जिंदा रहें। जिंदा रहने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सभी आवश्यकताओं में केंद्रीय है। इसलिए धरती पर जो हमने इन अंगों को, व्यवस्थाओं को बनाया, इन सब में प्रमुख था भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली क्रियाकलाप और व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था, उत्पादन प्रणाली। सो इकोनॉमिक सिस्टम, मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द सब स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। पहली बात, यही सोसाइटी के सभी अंगों के स्वरूप को निर्धारित करती है। अब इस पर फोकस्ड हो जाओ। ये जैसा होता है समाज के बाकी अंग वैसे ही होते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा होता है, क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा। इसके अंतर्गत उत्पादन की शक्तियां, हथियार, औजार, चलाने वाले लोग, श्रम शक्ति, कच्चा माल, और इस प्रक्रिया में लगे हुए लोगों के बीच के रिलेशंस, ये सब मिलके किसी समाज के उत्पादन प्रणाली को दर्शाते हैं। द्वंद्व के नियम हर जगह है, उत्पादन प्रणाली में भी, और यही द्वंद्व, अंतर विरोध उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास को संभव बनाता है। कैसे बनाता है हम पढ़ चुके। उत्पादन की शक्तियों में द्वंद्व, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन और विकास, उत्पादन के संबंधों में द्वंद्व, उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन का और विकास, कुल मिला के उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास। और जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास, तो समाज में परिवर्तन और विकास, सुपर स्ट्रक्चर में परिवर्तन और विकास। मार्क्स ने इस बात को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया कि कैसे उत्पादन प्रणाली में निहित द्वंद्व और अंतर विरोध के कारण उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास होता रहा है। कैसे ऐतिहासिक रूप से हर युग की उत्पादन प्रणाली समाज के आधार के रूप में विद्यमान रही है और इस समाज के सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करती रही है। कैसे उत्पादन प्रणाली में द्वंद्व और अंतर विरोध उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास को संभव बनाए हैं, और फिर उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास के साथ कैसे सुपर स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, इसकी पुष्टि मार्क्स ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर करी। आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंती युग, पूंजीवादी युग। और फिर मार्क्स इस पूंजीवादी युग में भी उत्पादन प्रणाली में निहित द्वंद्व और अंतर विरोधों को दर्शाता है। उत्पादन की शक्तियों में द्वंद्व, उत्पादन के संबंधों में द्वंद्व, कुल मिलाकर पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में द्वंद्व, कमियां, अंतर विरोध, गड़बड़ियां। और फिर मार्क्स इसी के आधार पर बताता है कि यही द्वंद्व, अंतर विरोध इस पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन को संभव बनाएगा। परिवर्तन को संभव बनाएगा। यह पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली स्थिर नहीं है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और द्वंद्व परिवर्तन का नियम है। द्वंद्व यहां भी विद्यमान है। इस द्वंद्व के कारण इस उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन होगा और अगली अवस्था साम्यवादी उत्पादन प्रणाली के रूप में आएगी। फलतः पूरा का पूरा समाज बदल जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जो नई अवस्था आएगी, नई उत्पादन प्रणाली, नया समाज, उसको मार्क्स ने नाम दिया साम्यवाद। कैसे हम बता चुके हैं। पूंजीवाद का विकास, धन का संकेंद्रण, पूंजी का संकेंद्रण, सरभाराकरण, वर्ग चेतना का विकास, मजदूरों में वर्ग संगठन, मजदूर क्रांति, सरभारा क्रांति, साम्यवादी क्रांति,
एक संक्रमणकालीन अवस्था, सर्वहारा के अधिनायकत्व की अवस्था, देन आफ्टर साम्यवाद, आदर्श समाज का आगमन, एक निजी संपत्ति विहीन, जो आदिम साम्यवाद में था, वर्ग विहीन, शोषण विहीन, संघर्ष विहीन, राज्य विहीन, धर्म विहीन, परिवार विहीन, एक नया आदर्श समाज आएगा। इसको कॉमनिज्म, जहां सब इकोनॉमिकली इक्वल होंगे, बराबर होंगे, सबको योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा, सबकी जरूरतों को समाज पूरा करेगा, उत्पादन के सभी साधनों पर, उत्पादन प्रक्रिया पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, पूरे समाज का स्वामित्व होगा, सबको योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा और सबको आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा। ये मार्क्स का आदर्श समाज होगा। है एक परिकल्पना मार्क्स ने करी कि ऐसा समाज आएगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अभी तक हम लोगों ने ये ओवरऑल मार्क्स का विचार है बच्चा, अब इसी में एक एक टुकड़े पर हम लोग फोकस्ड होते जाते हैं। मानव समाज के बारे में जो मार्क्स का यह विचार है, यही ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कहलाता है। इट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, इट्स कॉल्ड मार्क्सिज्म। ओवरऑल विचार मार्क्सवाद, और जो समाज की आर्थिक आधार पर व्याख्या, सामाजिक परिवर्तन की आर्थिक आधार पर व्याख्या, इट्स कॉल्ड ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। और फिर इसी के एक एक टुकड़े पर हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना है। इसी के एक एक टुकड़े पर 10 टॉपिक बन सकता था। यूपीएससी ने दिया है हमको 3 ही टॉपिक। उत्पादन प्रणाली, ऐतिहासिक भौतिकवाद के बाद एक उसका पार्ट, वर्ग संघर्ष, ये भी उसी का पार्ट, अलगाव इसी ऐतिहासिक भौतिकवाद का पार्ट, साम्यवाद एक टॉपिक हो सकता था, सर्वहारा का अधिनायकत्व एक टॉपिक हो सकता था, साम्यवादी क्रांति एक टॉपिक हो सकता था। मेरी बात समझ में आ रहा? तो इसके जितने भी पार्ट है, सर्वहाराकरण एक टॉपिक हो सकता था। बहुत से लोगों ने सर्वहाराकरण पर विश्लेषण किया, अध्ययन किया। तो जितने भी पार्ट है सब एक एक टॉपिक है, सब पर आप समझ विकसित कर सकते हो। लेकिन जो प्रमुख पार्ट था उस पर यूपीएससी ने पढ़ने को कहा। ऐतिहासिक भौतिकवाद, उत्पादन प्रणाली, वर्ग संघर्ष और अलगाव। हम लोगों ने पढ़ा कि उत्पादन प्रणाली मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है, जहां मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली को समाज का आधार माना है और उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास के आधार पर इतिहास की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। कल से लेकर आज तक के सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। यह उत्पादन प्रणाली के बारे में 2 शब्द, वर्ग संघर्ष के बारे में 2 शब्द। ये वर्ग संघर्ष मार्क्स के हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में कहां फिट बैठ रहा है? ये वर्ग संघर्ष मार्क्स के हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में कहां फिट बैठ रहा है बच्चा? कहां फिट बैठ रहा है? देखो, मैं बैठाता हूं। हम लोगों ने पढ़ा कि ये था उत्पादन प्रणाली, याद है? ये नीचे है उत्पादन की शक्तियां, और ये वाला है उत्पादन संबंध। उत्पादन संबंध, इसमें 2 तरह के संबंध होते हैं। एक होता है स्वामी और दूसरा होता है वंचित। समाज के किसी भी उत्पादन प्रणाली में
किसी भी उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर दो वर्ग होते हैं, स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग। पहली बात यह हम लोगों ने पढ़ा। यह है उत्पादन के संबंध, उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए लोगों के बीच के संबंध, जिसमें मुख्यतः वे संबंध शामिल किए जाते हैं जो व्यक्ति के लिए अपरिहार्य हो, वैयक्तिक इच्छा से स्वतंत्र हो, इसमें व्यक्ति की मर्जी न चलती हो। उत्पादन करना है तो ऐसे संबंधों से जुड़ना ही होगा, जैसे दास और मालिक के बीच संबंध, सामंत और कृषि मजदूर के बीच संबंध। सामंत बिना कृषि मजदूर से संबंधित हुए उत्पादन नहीं कर सकता है, कृषि मजदूर बिना भूस्वामी से संबंधित हुए उत्पादन नहीं कर सकता है। पूंजीपति और कारखाना श्रमिक के बीच संबंध, पूंजीपति को अगर कारखाना में उत्पादन करना है तो श्रमिकों को लेना होगा, साथ में जुड़ना होगा, और श्रमिकों को अगर कारखाना में उत्पादन करना है तो कारखाना के मालिक से संबंधित होना होगा। यह है उत्पादन के संबंध। मार्क्स कहता है यही उत्पादन प्रणाली समाज के सुपर स्ट्रक्चर को निर्धारित करती है। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा, थोड़ा सा समझो। जैसी उत्पादन प्रणाली होती है वैसा ही सुपर स्ट्रक्चर होता है। ये ओवरऑल कॉल्ड उत्पादन प्रणाली। जब मार्क्स उत्पादन प्रणाली को गहराई से देखता है तो बताता है कि उत्पादन प्रणाली में दो पक्ष, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध। जैसी उत्पादन की शक्तियां होती है वैसे ही उत्पादन के संबंध होते हैं, और जैसा उत्पादन प्रणाली होता है वैसा सुपर स्ट्रक्चर होता है। ये ऊपर के अंग होते हैं। फिर मार्क्स कहता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है और द्वंद्व परिवर्तन का नियम है। हर पदार्थ में द्वंद्व विद्यमान है, यही द्वंद्व परिवर्तन का कारण होता है। उत्पादन प्रणाली में भी द्वंद्व विद्यमान है, उत्पादन की शक्तियों में भी द्वंद्व विद्यमान है, उत्पादन के संबंधों में भी द्वंद्व विद्यमान है, और यही द्वंद्व उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन और विकास को संभव बनाता है। यही द्वंद्व उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन और विकास को संभव बनाता है। यही द्वंद्व उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास को संभव बनाता है, और जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और विकास हो जाता है तो सुपर स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन और विकास होता है। डन? याद आया? मार्क्स जब उत्पादन प्रणाली में द्वंद्व और अंतर विरोध की चर्चा करता है तो वह उत्पादन की शक्तियों में भी द्वंद्व और अंतर विरोध की चर्चा करता है, और उत्पादन के संबंधों में भी द्वंद्व और अंतर विरोध की चर्चा करता है। और उत्पादन के संबंधों में, अगेन आई रिपीट, उत्पादन के संबंधों में द्वंद्व और अंतर विरोध को दर्शाने के लिए, उत्पादन के संबंधों में द्वंद्व और अंतर विरोध को जब दर्शाता है वहीं पर वह वर्ग संघर्ष की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। वहीं पर वह वर्ग संघर्ष की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि कैसे उत्पादन के संबंधों में स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग के जो मध्य संबंध होता है वो असमानता और शोषण पर आधारित होता है। स्वामी हर चीज का स्वामी होता है और वंचित बेचारा हर चीज से वंचित होता है। असमानता, यह है असमानता। स्वामी इसलिए स्वामी होता है क्योंकि उसने वंचित का शोषण किया है। वंचित बेचारा इसलिए वंचित होता है कि वो उसको स्वामी ने शोषण किया है। स्वामी तभी स्वामी बना रह सकता है जब वो वंचित का शोषण करे, और वंचित अपनी वंचितता से तभी मुक्त हो सकता है जब उसे शोषण से मुक्ति मिले। स्वामी को यदि स्वाधीन बने रहना है
तो वंचित का शोषण अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इस तरह से स्वामी और वंचित के बीच जो संबंध होते हैं वो असमानता और शोषण पर आधारित होते हैं, असमानता और शोषण पर आधारित होते हैं। और जब इसी असमानता और शोषण का विरोध वंचित करता है तो एक द्वंद्व, एक संघर्ष उभर कर सामने आता है, जिसको मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है। जब वंचित को अपनी इस असमानता और शोषण नागवार गुजरता है, जब वंचित इस असमानता और शोषण का विरोध करता है, स्वामी वर्ग का विरोध करता है, इस असमानता और शोषण का विरोध करता है, जब स्वामी और वंचित के मध्य हितों का टकराव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मार्क्स ने इसी को वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी और कहा कि अब तक के मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हर उत्पादन प्रणाली में, उत्पादन संबंधों में द्वंद्व वर्ग संघर्ष के रूप में विद्यमान रहा है, या कहो तो वर्ग असमानता, वर्ग शोषण और वर्ग संघर्ष के रूप में विद्यमान रहा है। वर्ग असमानता, वर्ग शोषण और वर्ग संघर्ष के रूप में विद्यमान रहा है। यही है मार्क्स का वर्ग संघर्ष का विचार। समझ में आ गया होगा कि कैसे मार्क्स ने अपने इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद के साथ कोरिलेट किया। मतलब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल मैट्रिज्म का पार्ट है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में निहित द्वंद्व और अंतर विरोध को परिलक्षित करने वाला संकल्पना है। यही है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को हम लोगों को पढ़ना है। डन बच्चा? तो आइए आज हम पढ़ते हैं मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, या वर्ग संघर्ष के बारे में मार्क्स का विचार। हम लोग अपने पुराना टॉपिक यही है हमारा, मार्क्स का वर्ग संघर्ष, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हम लोग इसका जो डायमेंशन खींच रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए जरा सा। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष। सबसे पहले कैपिटल ए, पृष्ठभूमि और उद्देश्य। क्लियर है? पृष्ठभूमि और उद्देश्य। कैपिटल बी, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के बारे में विचार। ये हम लोगों का प्रमुख है। पृष्ठभूमि और उद्देश्य देखेंगे, एक बार देखे हुए हैं, केवल हम रिपीट करेंगे। फिर कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष के बारे में क्या विचार है, इसके हम लोगों ने 5 डायमेंशन बनाए हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग का अर्थ एवं लक्षण। पूछ सकता है वर्ग का अर्थ क्या है, पूछा है। वर्ग पर मार्क्स और वेबर के विचारों को प्रस्तुत कीजिए। सोचो, तो वर्ग का अर्थ एवं लक्षण अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स के अनुसार वर्ग शोषण एवं वर्ग संघर्ष का अर्थ, शोषण एवं संघर्ष का अर्थ। फिर मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के कारण, तीसरा डायमेंशन। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के कारण, वर्ग संघर्ष बता दिया, वर्ग संघर्ष का कारण बता दिया। फिर मार्क्स ने अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लिया और दिखाया कि कैसे इतिहास में उत्पादन प्रणाली में वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है, कैसे इतिहास में उत्पादन प्रणाली में, उत्पादन संबंधों में वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है, और इस वर्ग संघर्ष का कारण इतिहास में वर्ग संघर्ष। और फिर आता है आज पूंजीवादी युग में भी यह विद्यमान है। इतिहास में वर्ग संघर्ष में हम हर युगों की चर्चा संक्षिप्त और पूंजीवाद की चर्चा विस्तृत, पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष की चर्चा विस्तृत। और फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्स पांचवा है वर्ग संघर्ष का अंत। क्या वर्ग संघर्ष मानव समाज का परमानेंट कैरेक्टर है? क्या वर्ग संघर्ष मानव समाज का परमानेंट कैरेक्टर है? दूसरे शब्दों में कहें तो उत्पादन प्रणाली में, उत्पादन संबंधों में मार्क्स कहता है भैया उत्पादन की शक्तियों में द्वंद्व परमानेंट कैरेक्टर है।
लेकिन उत्पादन के संबंधों में यह द्वंद्व परमानेंट कैरेक्टर नहीं है। जब धरती पर पहली बार मानव युग का आगमन हुआ था, आदिम साम्यवादी अवस्था में उत्पादन संबंधों में द्वंद्व अंतर विरोध नहीं था। और पूंजीवाद के बाद जब साम्यवाद आएगा, दास युग से उत्पादन संबंधों में द्वंद्व और अंतर विरोध आया, वर्ग संघर्ष आया। वर्ग शोषण, वर्ग असमानता, वर्ग संघर्ष दास युग से शुरू हुआ, सामंती युग में भी, पूंजीवादी युग में भी। लेकिन जब साम्यवाद आएगा, यहां उत्पादन की शक्तियों में द्वंद्व होगा और ये द्वंद्व उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन और विकास को संभव बनाएगा। निरंतर और आधुनिक तकनीक का विकास करके व्यक्ति प्रगति करेगा। लेकिन साम्यवाद में उत्पादन संबंधों में निहित जो वर्ग असमानता, वर्ग शोषण है और द्वंद्व है, वर्ग संघर्ष है, वो समाप्त हो जाएगा। साम्यवाद में वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ग संघर्ष का अंत, बातें वही पढ़ेंगे बच्चा, क्योंकि सब में ऐतिहासिक भौतिकवाद की बातें दोहराई जाएगी, बट फोकस्ड हम किस पर हो रहे हैं, वर्ग संघर्ष पर। वहां उनके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे। वर्ग संघर्ष का अंत, ये है वर्ग संघर्ष के बारे में मार्क्स का विचार, जिसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद कैपिटल सी आता है, आलोचकों का विचार, आलोचना, मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की कमियां, आलोचना। और फिर आता है कैपिटल डी, पढ़ेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। मूल्यांकन में कमियां भी, फिर महत्व भी, और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। यही है बच्चा आपका वर्ग संघर्ष के बारे में मार्क्स का विचार। सबसे पहले विचार करते हैं पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य पर। बहुत क्लियर है, मार्क्स के समय सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी दिमाग में है। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था। डन। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। यह औद्योगिक क्रांति निजी उद्यमियों द्वारा लाई गई थी। उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग एक नई घटना थी, अद्भुत घटना थी। और उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग किसने करना शुरू किया था? पूंजीपतियों ने करना शुरू किया था, ये निजी उद्यमियों ने करना शुरू किया था। ये क्यों कर रहे थे? उत्पादन बढ़ाने के लिए कर रहे थे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कर रहे थे। ये क्यों लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहते थे? लाभ कमाने के लिए। औद्योगिक क्रांति निजी उद्यमियों द्वारा यूरोप में प्रारंभ की गई। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उद्भव और विकास निजी उद्यमियों के नेतृत्व में शुरू हुआ, जहां निजी उद्यमियों ने अपने पूंजी का प्रयोग करके श्रम को खरीद लिया, मशीन को खरीद लिया, कच्चा माल को खरीद लिया और उत्पादन का काम शुरू किया। श्रम को खरीद लिया, मशीन को खरीद लिया, कच्चा माल को खरीद लिया और उत्पादन का काम शुरू किया। निजी उद्यमी क्यों? लाभ के लिए। पृष्ठभूमि और उद्देश्य में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उस समय पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का विकास तो शुरू हो गया था और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे थे। मतलब समाज में औद्योगिकरण ने नगरीकरण को जन्म दिया था। इस पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में पूंजीपतियों ने श्रमिकों का जमकर शोषण करना शुरू कर दिया था, लाभ बढ़ाने के लिए। फलतः नगर में श्रमिकों की हालत बदतर होती जा रही थी। ये नगर में रह रहे थे, नगर में वर्ग विषमता बढ़ रही थी, श्रमिकों की स्थिति अमानवीय थी, नगरीय गरीबी, बेरोजगारी इनकी बढ़ती जा रही थी, गंदी बस्ती की समस्या, तमाम तरह की समस्याओं का उद्भव हो रहा था। यह पृष्ठभूमि था।
राज्य का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। राज्य अहस्तक्षेप के सिद्धांतों को फॉलो कर रही थी। राज्य कोई श्रम सुरक्षा से संबंधित कानून नहीं बना रही थी। राज्य कहीं से भी पूंजीपतियों को रेगुलेट नहीं कर रही थी, नियंत्रण नहीं कर रही थी, फ्री छोड़ दिया गया था। क्योंकि उदारवाद, उपयोगितावाद, लेसेस फेयर जैसे सिद्धांत यही कह रहे थे, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी इस पूंजीवाद की आलोचना करने लगे थे। पूंजीवाद में निहित वर्ग शोषण, वर्ग संघर्ष की आलोचना करने लगे थे। हर समस्याओं के मूल में वो पूंजीवाद को उत्तरदायी ठहरा रहे थे। पूंजीवाद में निहित निजी संपत्ति के अधिकार को उत्तरदायी ठहरा रहे थे। क्योंकि पूंजीवाद का क्रक्स क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पूंजीवाद का क्रक्स क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब निजी संपत्ति का अधिकार हमको मिलेगा, मतलब हमारे द्वारा उत्पादित चीजों पर, हमारे द्वारा अर्जित संपत्ति पर हमारा अधिकार होगा। राजकारण फिर क्या? हमारे द्वारा उत्पादन का उद्देश्य बदल जाएगा। अब उद्देश्य लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए नहीं, लाभ कमाने के लिए होगा। मार्क्स कहता है कि मानव समाज में, जगत में उत्पादन का उद्देश्य तो सदैव आवश्यकताओं की पूर्ति रहा है, लेकिन यहां तो आवश्यकता पूर्ति की जगह पर लाभ हो गया है। उत्पादन का उद्देश्य ही बदल गया है, लाभ कमाने के लिए उद्देश्य उत्पादन। और इसी लाभ कमाने के चक्कर में ये सारी समस्याएं आ रही है, शोषण हो रहा है, टैक्स टैक्स टैक्स। समाजवादी इस पूंजीवाद की आलोचना कर रहे थे। यहीं तक, हीगल उगल की चर्चा की यहां जरूरत नहीं। यहां सामाजिक पृष्ठभूमि और बौद्धिक पृष्ठभूमि में बस समाजवादियों तक। दे भी दोगे तो बिगड़ेगा नहीं। मार्क्स ने इन्हीं परिस्थितियों को देखा, समझा, इन्हीं परिस्थितियों में रहा, और मार्क्स ने अपने को समाजवादियों के खेमे में डाला। और उनकी तरह मार्क्स ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। मार्क्स ने भी सभी समस्याओं के मूल में इस पूंजीवाद को दर्शाया। तो मार्क्स का अध्ययन का उद्देश्य क्या था? पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण करना। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में मुख्यतः उत्पादन संबंधों में निहित द्वंद्व और अंतर विरोधों को उजागर करना। द्वंद्व और अंतर विरोधों को उजागर करना। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में जो उत्पादन संबंध थे पूंजीपति और श्रमिक के बीच, उस श्रम में क्या क्या उत्पादन संबंधों में गड़बड़ियां थी, द्वंद्व था, अंतर विरोध था, उसको उजागर करने के लिए मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और एक और उद्देश्य आप लिख सकते हो कि एक वही सारी चीजें हैं बच्चा, बस के एक आदर्श उत्पादन संबंधों वाले समाज, मतलब किसी तरह का द्वंद्व, संघर्ष, अंतर विरोध न हो, ऐसे उत्पादन संबंधों वाले समाज की, उत्पादन प्रणाली की, समाज की स्थापना करना। उसके लिए एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना, एक दिशा प्रदान करना कि इस आदर्श समाज की और सामाजिक परिवर्तन की दिशा क्या हो, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के विचारों को प्रस्तुत किया है। उसके विचारों के पीछे यही उद्देश्य है। चलेगा। सेकेंड पार्ट आता है मार्क्स के वर्ग संघर्ष के बारे में विचार। हम 3 पार्ट पे चर्चा करते हैं, चौथा और पांचवा पार्ट तीनों को देखने के बाद करेंगे। सबसे पहले वर्ग का अर्थ। वर्ग क्या है? हम लोग अक्सर, मैंने कई जगहों पर इसकी चर्चा भी की है, वर्ग जनरली व्यक्तियों का समूह है। जाति क्या है? व्यक्तियों का समूह है। जनजाति क्या है? व्यक्तियों का समूह है। प्रजाति क्या है?
व्यक्तियों का समूह है। देखते जाओ। प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी एक जैसी जैविकीय विशेषता होती है। पढ़ चुके हैं, नाटा नाटा चपटा चपटा, मंगोलायड प्रजाति, नार्डिक निग्रिटो प्रजाति, रेस, एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसकी एक जैसी जैविकीय विशेषता होती है। जनजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो उद्विकास क्रम में सर्वाधिक पिछड़ा होते हैं, जो प्रायः जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, पत्ता पहन के पिछड़ा होते हैं। जो प्रायः जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, जिनका एक नाम होता है, जिनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, यही है ना जनजाति। उद्विकास क्रम में सर्वाधिक पिछड़ा। जाति, जाति भारतीय समाज में, कास्ट की जब बात आती है तो भारतीय समाज में व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसकी सदस्यता जन्म से मिलती है, जिसका निश्चित एवं प्रतिबंधित पेशा होता है, निश्चित प्रतिबंधित पेशा होता है, जो खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी नियमों का पालन करता है, जिनको कुछ विशेषाधिकार और नियोग्यताएं प्राप्त होती है, जो अन्य जाति समूहों से सोपानिक रूप से संबंधित होता है, या तो उनके ऊपर होता है, नहीं तो उनके नीचे होता है, और जो प्रायः अंतर्विवाही समूह होता है, अपने ही समूह में विवाह करता है, ऐसे समूह को जाति कहते हैं। ब्राह्मण एक जाति समूह है, जादव एक जाति समूह है, चमार एक जाति समूह है, क्षत्रिय एक जाति समूह है। वर्ग, वर्ग व्यक्तियों का वह समूह है जिसकी एक जैसी आर्थिक स्थिति होती है। एक जैसी आर्थिक स्थिति होती है। समान आर्थिक स्थिति, सामान्य परिभाषा यही है बच्चा, ये सामान्य परिभाषा है, मार्क्स का नहीं। इन जनरल यही समझना है आपको। क्लास, व्यक्तियों का वह समूह जिनकी एक जैसी आर्थिक स्थिति होती है, जिनकी एक जैसी आर्थिक स्थिति होती है। उच्च वर्ग, उच्च वर्ग में उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जिनकी उच्च आर्थिक स्थिति है। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग भी व्यक्तियों का एक समूह है। इनमें उन लोगों को रखा जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम टाइप की होती है, न उच्च न निम्न। और निम्न वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा जाता है, यह उन व्यक्तियों का समूह है जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल निम्न होती है, खराब होती है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इसको वर्ग, इसको क्लास। इस मानव समाज पर जब हम विचार करते हैं तो मानव समाज कई आधार पर अलग अलग समूहों में बटा होता है। जनजातीय समूह जैविकी आधार पर अलग अलग रेस में बटा हुआ है। भारत में जाति के आधार पर देखोगे तो भारत भी कई समूहों में बटा हुआ है। कुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ लोग क्षत्रिय हैं, कुछ लोग फलाना फलाना फलाना। उसी तरह से अगर समाज को आर्थिक आधार पर देखते हो तो आर्थिक आधार पर भी यह समाज कई समूहों में बटा होता है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। इन्हीं समूहों को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं, इन्हीं समूहों को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। डन। एक बार मैं इस शब्द को परिभाषित किया हूं, परिभाषिक शब्दावली में रिपीट कर रहा हूं। मार्क्स ने, ध्यान से सुनो, मार्क्स ने
वर्ग की परिभाषा थोड़ा सा अलग करके दी है। मार्क्स कहते हैं व्यक्तियों का वह समूह वर्ग कहलाता है जो उत्पादन के साधनों के साथ, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन की शक्तियों में क्या क्या है? उत्पादन के साधन, हथियार, औजार, मशीन, खेत, कच्चा माल और श्रम शक्ति। उत्पादन की शक्तियों में 3 चीजों को शामिल किया गया। मार्क्स कहता है वर्ग व्यक्तियों का वह समूह है जो उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखता है। उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध, एक जैसा संबंध। अब उत्पादन के साधनों के साथ 2 तरह के संबंध होते हैं। उत्पादन का साधन किसी भी उत्पादन प्रणाली में अगर देखोगे तो खेत, कृषि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का एक साधन है खेत, कुदाल, हल, बैल, सब ये सब उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में जाओगे तो मशीन, यंत्र उत्पादन के साधन है, कारखाना उत्पादन का साधन है। उत्पादन के इन साधनों के साथ संबंधित होकर ही उत्पादन किया जाता है। इन हथियार, कारखाना, औजार से बिना जुड़े हुए औद्योगिक उत्पादन संभव नहीं होगा बच्चा। मशीन, हथियार, औजार को श्रमिक चलाएगा, मशीन, हथियार, औजार पूंजीपति खरीद के देगा। इनसे संबंधित हुए बिना उत्पादन का काम संभव नहीं है। उत्पादन की प्रक्रिया में जितने भी लोग लगे होते हैं इन उत्पादन के साधनों से संबद्ध होते हैं, संबंधित होते हैं, लेकिन इन उत्पादन के साधनों के साथ उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए लोगों के 2 तरह के संबंध होते हैं। कुछ 1-2 इन उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, तो कुछ लोग इन उत्पादन के साधनों को यूज करने वाले श्रमिक होते हैं जो इनका प्रयोग करके उत्पादन का काम करते हैं। वो स्वामित्व से वंचित होते हैं। कृषि उत्पादन प्रणाली में कुछ खेत के स्वामी होते हैं और कुछ खेत के स्वामित्व से वंचित होते हैं। अब रमेश, गणेश, दिनेश, महेश, सुरेश, औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में सबका एक एक कारखाना है, तो उत्पादन के साधनों के सभी क्या है? स्वामी, 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 स्वामी। 25 स्वामी एक जगह बैठे हुए। ये 25 एक वर्ग का निर्माण करते हैं। क्यों भाई? कुल मिला के वही हुआ बच्चा कि एक जैसी आर्थिक स्थिति, इनकी सबकी आर्थिक स्थिति उच्च है, लेकिन मार्क्स ने एक जैसी आर्थिक स्थिति शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय, आगे हम लोग इस शब्द के मतलब को समझेंगे और इस्तेमाल नहीं करने के कारण आलोचना करेंगे। मार्क्स ने एक जैसी आर्थिक स्थिति शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय किस शब्द का इस्तेमाल किया? उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले, उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। इस आधार पर किसी भी समाज के उत्पादन प्रणाली में 2 वर्ग होते हैं। मार्क्स कहते हैं 2 वर्ग होते हैं। उत्पादन के साधनों के साथ स्वामित्व का संबंध रखने वाले लोगों का समूह, रमेश, गणेश, दिनेश, महेश, 20 लोग, ये स्वामी वर्ग कहलाते हैं, हैव्स। मार्क्स ने इनके लिए हैव्स शब्द का प्रयोग किया, हैव्स। और दूसरे वे समूह होते हैं जो उत्पादन के साधनों के साथ वंचितता का संबंध रखते हैं, मतलब वो स्वामित्व से वंचित होते हैं, वो स्वामी नहीं होते। ढोढ़ा, मंगरू, घूरा, चनेसर, रामपति, ठगा, दे आर इंडस्ट्रियल लेबर। ये उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं है, ये कारखाना के स्वामी नहीं है, ये स्वामित्व से वंचित लोग हैं, सब वंचित है, सब एक जगह है, 500 लोग, ये लोगों का समूह, उत्पादन के साधनों से वंचित लोगों का समूह है। ये वंचित वर्ग है, ये हैव नॉट्स है, इनके पास कुछ नहीं है। तो स्वामित्व का संबंध रखने वाले 1, 2, 3, 4, 5 समूह को हम स्वामी वर्ग, हैव्स, और वंचितता का संबंध रखने वाले लोगों के समूह को हम हैव नॉट्स कहते हैं।
उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को हम वर्ग कहते हैं। उत्पादन के साधनों के साथ दो तरह के संबंध होते हैं, स्वामित्व का संबंध और स्वामित्व से वंचितता का संबंध। इस तरह से किसी भी समाज के उत्पादन प्रणाली में दो वर्ग होते हैं। एक तो स्वामी वर्ग होते हैं जो अलग अलग कारखाना के मालिक होते हैं, या फिर कृषि अर्थव्यवस्था में ढेर सारे खेतों के अलग अलग मालिक, किसी के पास 20 एकड़, किसी के पास 50 एकड़, किसी के पास 100 एकड़, किसी के पास 500 एकड़। दे ऑल आर हैव्स। स्वामी वर्ग, सामंत, ये सब सामंत है, सब भू सामंत है, सब स्वामी वर्ग है। और दूसरी तरफ उनके कारखाना में काम करने वाले मजदूर वर्ग, या उनके खेतों में काम करने वाले कृषि मजदूर वर्ग। प्राचीन उत्पादन प्रणाली में मालिक 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 कई मालिक हैं। दे कॉल्ड स्वामी वर्ग। एक नहीं है ना, वर्ग तो एक व्यक्ति को नहीं कहेंगे हम, वर्ग व्यक्तियों के समूह को कहेंगे। यहां सारे लोग, इस वर्ग में जितने लोग हैं वो उत्पादन के साधनों से एक जैसा संबंध, स्वामित्व का संबंध है। सब स्वामी हैं, सब कहीं ना कहीं मालिक हैं। और एक तरफ सारे दास हैं, कोई किसी मालिक के 10 ठो दास हैं, इसमें 20 ठो इस मालिक के दास हैं। दे ऑल कॉल्ड वंचित वर्ग। इस तरह से वर्ग व्यक्तियों का वह समूह है जो उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखता है। उत्पादन के साधनों के साथ दो तरह के संबंध बनते हैं, उत्पादन के साधनों का स्वामी वर्ग, उत्पादन के साधनों से वंचित वर्ग। इस आधार पर किसी भी समाज के में उत्पादन प्रणाली में दो वर्ग होते हैं, स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग, हैव्स और हैव नॉट्स। यह है मार्क्स की वर्ग की परिभाषा। पहले वर्ग की परिभाषा थी एक जैसे आर्थिक स्थिति वाले लोगों के समूह को वर्ग कहते हैं। आर्थिक स्थिति को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। उच्च आर्थिक स्थिति वाले लोगों का समूह, मध्यम आर्थिक स्थिति वाले लोगों का समूह, निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोगों का समूह। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। मार्क्स ने क्या किया? मार्क्स ने कहा कि नहीं, उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसे संबंध रखने वाले लोगों के व्यक्तियों के समूह को वर्ग करते हैं। इस आधार पर समाज के उत्पादन प्रणाली में दो वर्ग, स्वामी वर्ग, वंचित वर्ग। मार्क्स जब लिखने लगा तो मार्क्स ने बाद में अपने वर्ग की परिभाषा में थोड़ा बदलाव किया। ध्यान से सुनो। मार्क्स ने जब अपनी वर्ग की परिभाषा दी और जब वर्ग के लक्षणों की चर्चा की तो दो लक्षण बताते हैं। एक तो अभी जो कहा, वर्ग व्यक्तियों का वह समूह है जो उत्पादन के साधन के साथ एक जैसा संबंध रखता है। फिर मार्क्स कहते हैं कि यह लक्षण तो वस्तुनिष्ठ लक्षण है। वस्तुनिष्ठ मतलब है, कोई भी देख सकता है कि रमेश कारखाना का मालिक है, इसका एक कारखाना है, सुरेश का एक कारखाना है, गणेश का एक कारखाना है, दिनेश का एक कारखाना है, भानु प्रताप का एक, ढोढ़ा, मंगरू, घूरा, चनेसर, सब कारखाना में काम करने वाले मजदूर हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब जिसको हम देख सकते हैं, मतलब जो है। ये वस्तुनिष्ठ विशेषता है वर्ग की। मार्क्स कहता है केवल वस्तुनिष्ठ विशेषता के आधार पर किसी समूह को हम वर्ग नहीं कहेंगे। केवल वस्तुनिष्ठ विशेषता के आधार पर हम उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले समूह को भी हम वर्ग नहीं कहेंगे। यानी हैव्स को या हैव नॉट्स को हम तब तक वर्ग नहीं कहेंगे, स्वामी और वंचित को हम तब तक वर्ग नहीं कहेंगे, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग को हम तब तक वर्ग नहीं कहेंगे जब तक कि उनमें इस बात का बोध न हो, वी फीलिंग न हो कि हम सब बेचारे मजदूर वर्ग और ये लोग पूंजीपति वर्ग, हमारी बदतर स्थिति है, इसका कारण यही लोग हैं, ये व्यवस्था है इसका कारण। वर्ग चेतना,
मार्क्स कहता है किसी भी स्वामी वर्ग या वंचित वर्ग को तब तक हम वर्ग नहीं कहेंगे जब तक उनमें वर्ग चेतना का विकास न हो, उनमें इस बात का जागरूकता होनी चाहिए कि हम सब एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले लोग, हम सब एक वर्ग के सदस्य हैं। ढोढ़ा भाई, घूरा भाई, चनेसर भाई, रामपति भाई, मंगरू भाई, हम सब एक जगह हैं, एक जैसे हैं। शोषित, दलित, पिछड़ा, शोषित, ये लोग शोषक हैं। यह है वर्ग चेतना। अपने वर्ग और अपनी वर्ग स्थिति के बारे में, वर्ग शोषण के बारे में अवेयरनेस एक प्रकार से वर्ग चेतना है। वर्ग चेतना को आगे हम पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट है, यहां से सवाल पूछा गया है, पूछा जाएगा। यह है वर्ग चेतना। मार्क्स कहते हैं कि जब तक वर्ग चेतना नहीं होगी, जब तक वर्ग चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक हम किसी समाज व्यक्तियों के समूह को वर्ग नहीं कहेंगे। एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह वर्ग की संकल्पना में केवल वस्तुनिष्ठ विशेषता को परिलक्षित करता है और वर्ग चेतना आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ विशेषता को परिलक्षित करता है। व्यक्तिनिष्ठ, आप कह रहे हो हम श्रमिक वर्ग है और हम अपने को श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो, देख रहे हो, हम श्रमिक वर्ग है, हम कारखाना में काम कर रहे हैं, यह वस्तुनिष्ठ विशेषता है। लेकिन हमको भी इस बात की चेतना है, अवेयरनेस है कि हम श्रमिक हैं, हम कारखाना में काम कर रहे हैं, ये सब हमारे श्रमिक भाई हैं, ये पूंजीपति है, ये हमारा शोषण करता है। ये व्यक्तिनिष्ठ विशेषता है। मतलब वर्ग चेतना से युक्त उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को मार्क्स ने वर्ग की संज्ञा दी है। अब थोड़ा कंप्लीट परिभाषा हुआ। उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों का समूह वर्ग कहलाता है, जिनमें वर्ग चेतना विद्यमान होती है। इस तरह से मार्क्स ने वर्ग को डिफाइन किया और कहा कि मानव समाज के, किसी भी समाज के उत्पादन प्रणाली में, मतलब मानव समाज के एक अंग इकोनॉमिक सिस्टम में जब जाकर देखोगे तो हर इकोनॉमिक सिस्टम में दो वर्ग होते हैं, स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग, हैव्स और हैव नॉट्स, हैव और हैव नॉट्स। क्लियर है? अब दूसरा डायमेंशन, वर्ग का अर्थ और लक्षण क्लियर हो गया। दूसरा डायमेंशन आपके स्क्रीन पर है, वर्ग शोषण एवं वर्ग संघर्ष। ध्यान से देखो, वर्ग शोषण और वर्ग संघर्ष का अर्थ ये क्या है, यहां क्या मार्क्स कहता है। मार्क्स कहते हैं कि जब स्वामी वर्ग वंचित वर्ग का शोषण करे तो इसी को वर्ग शोषण कहा जाता है। जब स्वामी वर्ग वंचित वर्ग का शोषण करता है तो ये वर्ग शोषण कहलाता है। और इस शोषण को लेकर जब दोनों वर्ग संघर्ष करते हैं तो ये वर्ग संघर्ष कहलाता है। और मार्क्स कहते हैं कि किसी भी समाज के उत्पादन प्रणाली में, उत्पादन संबंधों में दो वर्ग होते हैं, स्वामी और वंचित। और इन स्वामी और वंचित के मध्य का संबंध, दोनों वर्गों के मध्य का संबंध असमानता और शोषण पर आधारित होता है। जो स्वामी होता है वो हर चीज में स्वामित्व रखता है, हर चीज पर उसी का नियंत्रण होता है। वो केवल इकोनॉमी पर ही नियंत्रण नहीं रखता है, मार्क्स कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पर भी उसी का नियंत्रण रखता है, एजुकेशन सिस्टम पर भी उसी का नियंत्रण होता है, सुपर स्ट्रक्चर के सभी अंगों पर उसी स्वामी का नियंत्रण होता है, क्योंकि वो असली चीज का स्वामी है। धन का स्वामी सबसे ताकतवर,
धन का स्वामी सबसे ताकतवर। अगर आप किसी जहाज में जा रहे हो, आपका जहाज किसी द्वीप में फंस जाता है, आप जहाज से उतरते हो, सब डूब जाते हैं, आप अकेले हो या 2-3 लोग हो, जहाज पर जाते हो द्वीप पर, तो द्वीप 2 गुटों में बटा हुआ है। एक गुट के पास द्वीप में जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, उसका नियंत्रण एक गुट के पास है। और जो एक दूसरा गैंग है, जितने भी गीत संगीत के चीजें हैं, कला साहित्य से जुड़ी चीजें हैं, बढ़िया बढ़िया किताब, गिटार, सितार, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ पर दूसरे ग्रुप का, दूसरे गैंग का नियंत्रण है। अगर दूसरे गैंग को ज्वाइन करते हो तो खाना पीना हर चीज से वंचित हो जाओगे, और अगर पहले गैंग को ज्वाइन करते हो तो खाना पीना मिलेगा लेकिन गीत संगीत से वंचित हो जाओगे। बताओ किस गैंग को ज्वाइन करोगे, पहले को या दूसरे को? उत्तर है पहले को, क्योंकि बेसिक जरूरत तो भोजन है। यानी सबसे शक्तिशाली उस ग्रुप में या उस द्वीप पर कौन, पहला गैंग कि दूसरा गैंग? उत्तर है दूसरा गैंग, पहला गैंग सॉरी, इसका भोजन सामग्री पर नियंत्रण है, इसका धन पर नियंत्रण। दूसरा गैंग भी उसके अधीन होगा, क्योंकि बिना भोजन के उसका गीत संगीत बेकार हो जाएगा। मार्क्स कहता है जिसका धन पर नियंत्रण होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। राज भी उसकी जेब में होता है, नेता को पैसा देता है और सब काम अपने पेपर में करवाता है, कानून उसके अनुसार बनता है, एजुकेशन सिस्टम पर उसका नियंत्रण होता है। धर्म पंडित को नोट पकड़ाता है और पंडित वही बोलता है जो पैसा वाला चाहता है। तो जिसका धन पर नियंत्रण होता है, जिसका पूंजी पर नियंत्रण होता है, जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, संपत्ति पर नियंत्रण होता है, वो समाज के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है। और बेचारे वंचित को हर क्षेत्र से वो वंचित रखता है। और राजनीतिक व्यवस्था में भी वंचित बेचारा वंचित रहेगा, शिक्षा व्यवस्था में भी वो वंचित रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में, धार्मिक संदर्भों में भी वो वंचित रहेगा। पैसा वाला स्पेशल दर्शन करेगा। आज भी प्रासंगिकता पे तुम चर्चा कर सकते हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यदि हम मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता को देखें। एक ऐसे धर्म पर भी उनका नियंत्रण है। आपके पास धन है तो तिरुपति मंदिर में आपका स्पेशल दर्शन होगा, 5,000 वाला दर्शन, और नहीं है तो धक्कम धुक्की खाइए, जाइए 12 घंटे लाइन में लगिए। मार्क्स कहता है कि जो धन पर नियंत्रण रखता है वो सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उसका नियंत्रण, उसका स्वामित्व होता है, और बेचारा वंचित हर क्षेत्र से वंचित होता है। यानी वर्ग असमानता, वर्ग असमानता क्या है? एक स्वामी है और दूसरा बेचारा वंचित है, ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। स्वामी और वंचित के मध्य के जो संबंध है ये वर्ग असमानता को परिलक्षित करते हैं, और यह वर्ग असमानता अन्य प्रकार की सामाजिक असमानताओं को जन्म देती है। यह वर्ग असमानता राजनीतिक असमानता को जन्म देती है, यह वर्ग असमानता शैक्षिक असमानता को जन्म देती है, एक वर्ग असमानता अन्य प्रकार के धार्मिक सामाजिक असमानता को जन्म देती है। सबके मूल में वर्ग असमानता है। जो इकोनॉमिकली बॉटम में होता है बेचारा वंचित, वो हर क्षेत्र में बेचारा वंचित हो जाता है, हर क्षेत्र में वो बॉटम हो जाता है। और जो इकोनॉमिकली टॉप में होता है वो हर क्षेत्र में टॉप में रहता है। इस तरह से स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग के मध्य के जो संबंध है वो असमानता पर आधारित होते हैं, जहां हर क्षेत्र में स्वामी टॉप में होता है और हर क्षेत्र में वंचित बेचारा वंचित होता है। स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग के बीच संबंध, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच संबंध शोषण पर आधारित होता है। दूसरी बात, असमानता तो मैंने बोल दिया, शोषण। मार्क्स कहता है कि क्या ये वर्ग असमानता जन्म से है? नहीं, ये शोषण का परिणाम है, ये शोषण का परिणाम है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब हर बिंदु पर मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं। ये शोषण का परिणाम है। मार्क्स कहता है धरती पर जब हम आए थे
कहीं कोई वर्ग नहीं था, कहीं कोई शोषण नहीं था, क्योंकि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। असली बात, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। हर चीज पर सामूहिक स्वामित्व था। हमारे चारों तरफ नेचर था, प्रकृति था। प्रकृति का दोहन करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे और हर प्राकृतिक साधनों पर पूरे समाज का सामूहिक स्वामित्व स्थापित था। सामूहिक स्वामित्व स्थापित था। ना कोई स्वामी था, ना कोई वंचित था, ना कोई वर्ग था, ना कोई शोषण था, ना कोई संघर्ष था, ना कोई असमानता थी। बट जैसे ही निजी संपत्ति का उद्भव हुआ, और निजी संपत्ति का उद्भव कैसे हुआ? नेचर ने किया? नहीं। इसका आधार क्या है? शोषण। कुछ लोगों ने इन्हीं प्रकृति की कुछ चीजों पर कब्जा कर लिया। कहा ये सब खेत मेरा, पेड़ से फल निकला ये सब मेरा। और इन्हीं लोगों ने बैठकर नियम बना दिया। बनाता तो कानून राज्य है, लेकिन उस राज्य के पीछे की शक्ति पूंजीपतियों की होती है, मार्क्स कहता है। और ये कानून हमेशा पूंजीपतियों के हितों के पक्ष में होता है, मार्क्स कहता है। मार्क्स कहता है कुछ लोगों ने, वही लोग जिन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, एक नया नियम बनाया कि जो जिस पर कब्जा रखेगा उस पर उसी का अधिकार होगा और उसके बाद उसके बच्चों का अधिकार होगा। पहली बार प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट का इमर्जेंस हुआ। और मार्क्स कहता है निजी संपत्ति ये मेरा। निजी संपत्ति का उद्भव इतिहास की सबसे गड़बड़ घटना है, खराब घटना है। इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो एक्सप्लॉयटेशन का परिणाम था, शोषण का परिणाम था। मैंने बताया कैसे आया। इसने पूरे इतिहास को बर्बाद कर दिया, समाज को बर्बाद कर दिया। इस निजी संपत्ति के उद्भव के साथ ही समाज दो वर्गों में बंट गया। इस निजी संपत्ति का स्वामी, उत्पादन के साधन संपत्ति का स्वामी, और वंचित, हैव्स और हैव नॉट्स। क्योंकि हैव्स जन्म से हैव्स नहीं था, हैव्स इसलिए था क्योंकि उसने हैव नॉट्स का शोषण किया था। स्वामी जन्म से स्वामी नहीं था, नेचर ने स्वामी नहीं बनाया था। वो इसलिए स्वामी है क्योंकि उसने वंचित का शोषण किया है। स्वामी और वंचित में विभाजन शोषण का परिणाम है। शोषण, इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, स्वामी और वंचित का विभाजन। स्वामी तभी तक स्वामी बना रहेगा जब तक वो वंचित वर्ग का शोषण करेगा। यदि वो वंचित वर्ग का शोषण बंद कर दे फिर स्वामी नहीं रह जाएगा। अगर स्वामी है इसका मतलब वो वंचित वर्ग का शोषण कर रहा है। मतलब स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग, हैव्स और हैव नॉट्स के मध्य जो रिलेशन होता है, मार्क्स कहता है परस्पर विरोधी हितों पर आधारित होता है। दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। अगर आपको उत्तर की तरफ जाने के लिए कह दिया जाए, मुझे दक्षिण की तरफ जाने के लिए कह दिया जाए, और हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया जाए, आप उत्तर की तरफ जाओगे, हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, तनाव बढ़ेगा। ये परस्पर विरोधी हित है। एक का लाभ दूसरे की हानि है, दूसरे का लाभ पहले की हानि है। अगर स्वामी शोषण नहीं करेगा तो स्वामी नहीं रहेगा, और यदि वंचित शोषण से बचेगा तो फिर वो वंचित नहीं रहेगा, फिर तो बराबर हो जाएगा। मार्क्स कहते हैं कि स्वामी और वंचित के बीच संबंध असमानता और शोषण पर आधारित होता है। असमानता और शोषण पर आधारित होता है। मतलब अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो तो ना वर्ग होगा, ना शोषण होगा। ध्यान देना, ना स्वामी होगा ना वंचित होगा। अगर समाज में स्वामी और वंचित का विभाजन है, निजी संपत्ति है, स्वामी और वंचित का विभाजन है, तो शोषण होगा ही होगा। मेरी बात को ध्यान दो। मार्क्स का एक क्रांतिकारी विचार था।
मार्क्स का एक क्रांतिकारी विचार था जो किसी भी प्रकार के सुधार की संभावना को स्वीकार नहीं करता है। अगर आप कहोगे कि भैया पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार दिया जाए, पूंजीपति पर कानून बना दिया जाए कि अब पूंजीपति श्रमिकों का शोषण नहीं करेगा, मैक्सिमम उनको सैलरी देगा, मार्क्स कहता है नो नो, ये संभव ही नहीं है। पूंजीपति शोषण नहीं करेगा तो पूंजीपति रहेगा ही नहीं। शोषण कर रहा है इसलिए पूंजीपति, शोषित है वंचित इसलिए वो वंचित है। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे शोषण से वंचितों को मुक्त कर दिया जाए और स्वामित्व और वंचितता का विभाजन समाज में बना रहे। नो, यदि समाज में हैव्स और हैव नॉट्स रहेगा तो शोषण और असमानता रहेगी ही रहेगी। इस असमानता और शोषण को खत्म करने का एक ही उपाय है कि समाज में स्वामी और वंचित के विभाजन को समाप्त कर दिया जाए, और समाज में स्वामी और वंचित के विभाजन को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया जाए। सारे फसाद की जड़ ये इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सारे फसाद की जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट है। निजी संपत्ति के अधिकार के उद्भव के साथ ही समाज में हैव्स और हैव नॉट्स का उद्भव हुआ। सबके मूल में यही है। सो अगेन आई रिपीट, उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं, जिनमें वर्ग चेतना विद्यमान होती है। दुनिया के किसी भी समाज के उत्पादन प्रणाली में, उत्पादन संबंधों में दो वर्ग होते हैं, स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग। उत्पादन के साधनों का स्वामी स्वामी वर्ग और साधनों से वंचित वंचित वर्ग। उत्पादन के साधनों का स्वामी और वंचित वर्ग, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का जो संबंध होता है वो असमानता पर आधारित होता है और शोषण पर आधारित होता है। जो स्वामी वर्ग है वो हर क्षेत्र में स्वामी होता है और वंचित बेचारा बहुत सारी चीजों से, केवल संपत्ति से ही नहीं, बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाता है। केवल आर्थिक असमानता ही नहीं, सामाजिक असमानता, शैक्षिक, राजनीतिक। और स्वामी स्वामी इसलिए है क्योंकि उसने शोषण किया है, और स्वामी तब तक रहेगा जब तक शोषण करता रहेगा। अर्थात स्वामी और वंचित के मध्य संबंध परस्पर विरोधी हितों पर आधारित होते हैं। जहां पर स्वामी द्वारा वंचित का शोषण अपरिहार्य होता है, वो करेगा ही करेगा। और हर उत्पादन प्रणाली में, उत्पादन संबंधों में स्वामी वंचित का शोषण करता है। और इसी शोषण को लेकर के जब वंचित विरोध करता है, एक अवस्था के बाद जब वो विरोध करने लगता है, तो इसी शोषण को लेकर के स्वामी और वंचित में संघर्ष उत्पन्न होता है, वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। मार्क्स ने इसी को वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी। यही है वर्ग संघर्ष। और यहां आपका तीसरा डायमेंशन था जो मैंने लगभग क्लियर कर दिया। वर्ग संघर्ष का कारण अकॉर्डिंग टू मार्क्स, तो मार्क्स ने बताया इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इस वर्ग संघर्ष का कारण क्या है? निजी संपत्ति का उद्भव। वर्ग संघर्ष का कारण क्या है? निजी संपत्ति का उद्भव। आदिम साम्यवादी अवस्था में निजी संपत्ति नहीं था, चारों तरफ नेचर था, जीवन निर्वाह उत्पादन था, कोई सरप्लस प्रोडक्शन था ही नहीं। सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था, निजी संपत्ति था ही नहीं। सभी साधनों पर सामूहिक स्वामित्व था, सब मिलकर। उत्पादन संबंध सहयोग पर आधारित था, सब मिलकर प्रकृति का दोहन करते थे। द्वंद्व था लेकिन मानव और प्रकृति के बीच था। द्वंद्व था मानव और प्रकृति के बीच था, मानव और मानव के बीच नहीं था। मानव और मानव तो सहयोगी संबंध पर आधारित संबंध था। यहां उत्पादन के संबंध सहयोग पर आधारित था। मिलजुल कर, सब मिलकर प्रकृति का दोहन करते थे और अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन जैसे ही कुछ एक लोगों के शोषण के परिणाम स्वरूप निजी संपत्ति का उद्भव हुआ,
कुछ एक लोगों के शोषण के परिणाम स्वरूप निजी संपत्ति का उद्भव हुआ। निजी संपत्ति के उद्भव के साथ ही उत्पादन संबंधों में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। अभी तक उत्पादन संबंधों में द्वंद्व नहीं था, सहयोग पर आधारित था। द्वंद्व था लेकिन मानव और प्रकृति के बीच था। निजी संपत्ति के इमर्जेंस के साथ ही उत्पादन के संबंधों में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। उत्पादन संबंधों में दो वर्ग बन गया, निजी संपत्ति का स्वामी वर्ग, वंचित वर्ग। ये वर्ग निजी संपत्ति का उद्भव शोषण का परिणाम था। और जब तक निजी संपत्ति की निरंतरता रहती है, शोषण रहेगा ही रहेगा। स्वामी वर्ग इसलिए स्वामी है क्योंकि उसने वंचित वर्ग का शोषण किया है, और स्वामी वर्ग तभी तक स्वामी रहेगा जब तक वो वंचित वर्ग का शोषण करेगा। और स्वामी चूंकि निजी संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार रखता है, इसलिए वंचित को हर क्षेत्र से बेचारा वंचित कर देता है। इस तरह से स्वामी और वंचित वर्ग के बीच संबंध असमानता और शोषण पर आधारित होता है, आधारित रहा है, आधारित होता है। बट एक अवस्था के बाद वंचित वर्ग जब इस शोषण का विरोध करता है तो वर्ग विरोध, वर्ग प्रतिरोध और वर्ग संघर्ष का उद्भव होता है। वर्ग प्रतिरोध और वर्ग संघर्ष का उद्भव होता है, यानी इस वर्ग का, वर्ग असमानता का, वर्ग शोषण का, वर्ग संघर्ष का मूल कारण निजी संपत्ति का उद्भव है। निजी संपत्ति का उद्भव है, निजी संपत्ति का उद्भव है। आइए देखते हैं हम लोग अभी तक जो हमने कहा। पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य, पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य। क्लियर है बच्चा? पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य। पृष्ठभूमि पहला क्या है? यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास मार्क्स के समय में हो चुका था, कहीं कोई बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक परिणाम पूंजीवादी के उद्भव हो चुका था। आर्थिक विषमता यूरोप में बढ़ गई थी, गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही थी, गंदी बस्तियों का विकास हो चुका था। और दूसरी तरफ समाजवाद द्वारा पूंजीवाद की आलोचना की जा रही थी, और पूंजीवाद के इन नकारात्मक प्रभावों के लिए ये लोग भी निजी संपत्ति को ही उत्तरदायी ठहरा रहे थे। तो पूंजीवाद के इन नकारात्मक परिणामों के लिए निजी संपत्ति का अधिकार और उसमें निहित शोषण को उत्तरदायी ठहराया जा रहा था। यह था मार्क्स के समय की सामाजिक पृष्ठभूमि और बौद्धिक पृष्ठभूमि। अगेन आई रिपीट, मार्क्स के समय में औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था। दूसरा पॉइंट आपके सामने है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नकारात्मक परिणामों का उद्भव हो चुका था। और तीसरा आपके सामने है, समाजवादियों के द्वारा पूंजीवाद की आलोचना की जा रही थी और पूंजीवाद के नकारात्मक प्रभावों के लिए निजी संपत्ति के अधिकार और उसमें निहित शोषण को उत्तरदायी ठहराया जा रहा था। ये था मार्क्स के समय की सामाजिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि। अब आते हैं मार्क्स के अध्ययन का उद्देश्य। इस वर्ग संघर्ष के अध्ययन के पीछे मार्क्स का क्या उद्देश्य था? मार्क्स के अध्ययन का उद्देश्य पहला है पूंजीवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण करना। दो उद्देश्य, पूंजीवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण करना था, पूंजीवाद की कमियों को दर्शाना, क्रिटिकल एनालिसिस करना। और दूसरा था पूंजीवादी समाज में विद्यमान समस्याओं के, उस समय जो समस्याएं थी उसके कारणों की पहचान करना, कारणों की पहचान करना। आदर्श समाज की परिकल्पना दे सकते हो, सब तो उसी का पाठ है, कारणों की पहचान करना। दो उद्देश्य तो चलेगा। कारण क्या बताया? पूंजीवाद, उस समय का समाज में निजी संपत्ति का अधिकार। डन। अब आ जाओ, और तीसरा है आपका एक आदर्श समाज की ओर, एक आदर्श समाज की ओर सामाजिक परिवर्तन की दिशा को निर्देशित करना।
एक आदर्श समाज की ओर सामाजिक परिवर्तन की दिशा को निर्देशित करना। और वो आदर्श समाज जहां वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग शोषण नहीं होगा, वर्ग असमानता नहीं होगी, कहां? साम्यवाद, जहां निजी संपत्ति खत्म हो जाएगा। मार्क्स ने कहा कि निजी संपत्ति की समाप्ति ही समस्या का समाधान है। समाप्ति के साथ एकदम आदर्श समाज, शानदार समाज आएगा। कैपिटल बी, मार्क्स के वर्ग संघर्ष के बारे में कार्ल मार्क्स का विचार। वर्ग संघर्ष के बारे में कार्ल मार्क्स का विचार। पहला, वर्ग संघर्ष का अर्थ, वर्ग का अर्थ, वर्ग का अर्थ, क्लास का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्लास। उत्पादन के साधनों के साथ, ध्यान से इसको देखो लाइन को, उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। डन। इस आधार पर समाज में दो वर्ग विद्यमान होते हैं, या कह सकते हो उत्पादन प्रणाली में दो वर्ग विद्यमान होते हैं, दोनों चलेगा। पहला, कौन दो वर्ग? पहला, उत्पादन के साधनों के साथ स्वामित्व का संबंध रखने वाले स्वामी वर्ग, हैव्स। उत्पादन के साधनों के साथ स्वामित्व का संबंध रखने वाले स्वामी वर्ग, हैव्स। और दूसरा, उत्पादन के साधनों के साथ वंचितता का संबंध रखने वाले हैव नॉट्स। ठीक है, स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग। किसी भी उत्पादन प्रणाली, किसी भी समाज में दो वर्ग होते हैं, स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग। वर्ग के लक्षण मार्क्स ने स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसे संबंध को वस्तुनिष्ठ लक्षण के रूप में देखा। तो अब हम वर्ग के लक्षण की बात करें तो मार्क्स दो लक्षणों की चर्चा करता है। वस्तुनिष्ठ लक्षण मतलब उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध रखने वाले, ये वस्तुनिष्ठ लक्षण है। इस आधार पर स्वामी वर्ग वंचित वर्ग दिखता है, लेकिन वो स्वामी वर्ग वंचित वर्ग तब होगा जब उनके अंदर इस बात की चेतना हो, वर्ग चेतना हो कि हम सब वंचित वर्ग, ये लोग स्वामी वर्ग, हम सब वंचित वर्ग, ये लोग स्वामी वर्ग, हमारी वंचितता का हालत इन स्वामियों के कारण हुआ है। इस बात की चेतना, मार्क्स इसको वर्ग चेतना नाम देते हैं। तो ये है व्यक्तिनिष्ठ विशेषता, जो उस वर्ग के लोगों के अंदर की स्तर की विशेषता है, बाहर से नहीं दिखाई देगी। तुम श्रमिक हो, ये बाहर से दिखाई दे रहा, लेकिन तुम अपने को एक श्रमिक वर्ग के रूप में अपनी पहचान स्थापित करते हो कि नहीं करते हो, ये तुम्हारा व्यक्तिनिष्ठ तत्व है। बट ये होना चाहिए वर्ग के लिए। तो मार्क्स वर्ग के दो लक्षणों की चर्चा करता है, वस्तुनिष्ठ लक्षण और व्यक्तिनिष्ठ लक्षण। वस्तुनिष्ठ लक्षण में उत्पादन के साधनों के साथ एक जैसा संबंध, और व्यक्तिनिष्ठ लक्षण में वर्ग चेतना अर्थात वर्ग पहचान का बोध। तो वर्ग का अर्थ हो गया, वर्ग का लक्षण हो गया। अब हमारा स्मॉल सी आता है बच्चा, वर्ग शोषण और वर्ग संघर्ष का अर्थ। वर्ग शोषण और वर्ग संघर्ष का अर्थ। वर्ग शोषण, स्वामी वर्ग द्वारा वंचित वर्ग के शोषण को वर्ग शोषण की संज्ञा दी जाती है। मार्क्स ने स्वामी वर्ग द्वारा वंचित वर्ग के शोषण को वर्ग शोषण कहा है। और वर्ग संघर्ष मतलब वर्ग शोषण को लेकर स्वामी वर्ग एवं वंचित वर्ग में होने वाला संघर्ष वर्ग संघर्ष कहलाता है। जैसे मार्क्स के अनुसार मालिक और दास संघर्ष, सामंत और कृषि मजदूर संघर्ष और पूंजीपति और श्रमिक संघर्ष वर्ग संघर्ष का उदाहरण। वर्ग संघर्ष का उदाहरण जब अपने वर्ग शोषण को लेकर स्वामी वर्ग और वंचित वर्ग लड़ने लगते हैं, विरोध होता है, तो यही वर्ग संघर्ष कहलाता है। वर्ग शोषण और वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की मान्यताएं
मार्क्स इस वर्ग संघर्ष सिद्धांत की 3 मान्यताओं की चर्चा करता है। पूरा का पूरा अब थ्योरी पे आ जाओ। वर्ग संघर्ष, वर्ग और वर्ग संघर्ष जान गए। ये 3 मान्यताएं हैं वर्ग संघर्ष सिद्धांत की, और यही तीनों मान्यताएं अलग अलग हम एक्सप्लेन करेंगे। वर्ग संघर्ष सिद्धांत आए 3 मान्यताएं। तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की मान्यताएं पहली मान्यता, अब तक के, मार्क्स कहते हैं अपने सिद्धांत में कि अब तक के मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब तक के मानव समाज का इतिहास, अब तक के मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हर युग में, हर काल में वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है। कोई पूंजीवादी युग में ही नहीं है। अब तक के मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसी 3 पॉइंट को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। ये वर्ग संघर्ष क्यों? तो दूसरा मान्यता है निजी संपत्ति का उद्भव। निजी संपत्ति का उद्भव, और उद्भव का परिणाम क्या हुआ? वर्ग शोषण। निजी संपत्ति का उद्भव एवं वर्ग शोषण वर्ग संघर्ष का आधारभूत तत्व रहा है, आधारभूत कारण रहा है। तत्व की जगह कारण भी लिख सकते हो, प्रमुख कारण रहा है। पहला हो गया, अब तक के मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। और दूसरा हो गया, निजी संपत्ति का उद्भव और वर्ग शोषण वर्ग संघर्ष का आधारभूत तत्व रहा है, आधारभूत कारण रहा है। और तीसरा, ध्यान से देखो, साम्यवादी क्रांति द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार की समाप्ति के साथ वर्ग संघर्ष का उन्मूलन संभव है। वर्ग संघर्ष कोई परमानेंट कैरेक्टर समाज का नहीं है। इसके उद्भव का कारण निजी संपत्ति के उद्भव से जुड़ा हुआ है। वर्ग संबंधों में असमानता और शोषण से जुड़ा हुआ है। आदिम साम्यवादी अवस्था में कोई निजी संपत्ति नहीं था, फलतः कोई वर्ग शोषण नहीं था, कोई वर्ग संघर्ष नहीं था। बट जैसे ही दास युग में निजी संपत्ति का उद्भव हुआ, समाज 2 वर्गों में बट गया, दास और मालिक। मालिक ने दास का शोषण शुरू कर दिया। इस शोषण को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। सामंती युग में निजी संपत्ति कंटिन्यू रही, फलतः यहां भी 2 वर्ग, भू सामंत और कृषि मजदूर। यहां भी भू सामंतों द्वारा कृषि मजदूरों का शोषण, और यहां पर भी दोनों शोषण को लेकर दोनों में संघर्ष। आज पूंजीवादी युग में भी निजी संपत्ति कंटिन्यू है, फलतः यहां भी 2 वर्ग है, पूंजीपति और उसके कारखाना में काम करने वाला मजदूर। और यहां भी पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों वर्ग का शोषण हो रहा। यहां भी उस शोषण को लेकर वर्ग प्रतिरोध और वर्ग शोषण, अर्थात वर्ग संघर्ष का मूल कारण वर्ग असमानता और वर्ग शोषण है, और इसके मूल में निजी संपत्ति का उद्भव है। इस तरह से हम कहेंगे तो वर्ग संघर्ष का मूल निजी संपत्ति का उद्भव है, निजी संपत्ति का अधिकार है। और इस तभी खत्म होगा जब निजी संपत्ति का अधिकार खत्म होगा। समाजवादी तो कहते थे कि चलो भाई, मार्क्स कहता है तभी खत्म होगा, कहीं कोई सुधार नहीं, निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म किए बिना, तब पूंजीवाद को खत्म किए बिना इस वर्ग संघर्ष की समाप्ति संभव नहीं है। बट फिर मार्क्स कहते हैं ये वर्ग संघर्ष मानव समाज का अपरिहार्य लक्षण नहीं है, खत्म होगा। आदिम साम्यवाद में निजी संपत्ति नहीं था, कोई वर्ग शोषण वर्ग संघर्ष नहीं था। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। हर उत्पादन प्रणाली में, हर अर्थव्यवस्था में, हर तत्व में निहित अंतर विरोध ही उसमें परिवर्तन का कारण बनेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन प्रणाली में निहित अंतर विरोध ही इसके परिवर्तन का कारण बनेगा। जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होगा, पूंजी का संकेंद्रण होगा, सर्वहाराकरण होगा,
मजदूर वर्गों में वर्ग चेतना का विकास होगा, मजदूर वर्ग संगठित होंगे, संगठित होकर के सर्वहारा क्रांति करेंगे, क्रांति करके उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व की स्थापना होगी। कुछ दिनों तक सर्वहारा की अधिनायकत्व की अवस्था, फिर सामूहिक स्वामित्व की स्थापना, साम्यवाद यानी साम्यवादी क्रांति द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, सामूहिक स्वामित्व का अधिकार स्थापित होगा और निजी संपत्ति के अधिकार के साथ ही समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा, ना कोई स्वामी रहेगा, ना कोई वंचित रहेगा, वर्ग विहीन समाज, फलतः ना कोई शोषण रहेगा, शोषणहीन समाज, ना कोई संघर्ष रहेगा, वर्ग संघर्ष विहीन समाज की स्थापना होगी। यहीं पर आकर के वर्ग संघर्ष का उन्मूलन संभव हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट, साम्यवादी क्रांति द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार की समाप्ति के साथ वर्ग संघर्ष का उन्मूलन संभव। अगेन आई रिपीट, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की मान्यताएं हम लोगों ने अब तक के मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। दूसरा, निजी संपत्ति का उद्भव एवं वर्ग शोषण वर्ग संघर्ष का आधारभूत तत्व रहा है, आधारभूत कारण रहा है। तीसरा, साम्यवादी क्रांति द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार की समाप्ति के साथ वर्ग संघर्ष का उन्मूलन संभव है, संभव होगा। अब इसी तीनों मान्यताओं को डिटेल पढ़ेंगे तो यही है मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, इन्हीं तीनों मान्यताओं का जो डिटेल है, अब हम गहराई में उतरेंगे। इतना आउटलाइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इतना आउटलाइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहीं पर वर्ग चेतना एक टॉपिक है, यहीं पर क्लास इन इटसेल्फ कैसे वर्ग चेतना का विकास होता है, दो अवस्थाओं की चर्चा मार्क्स करता है, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। तो आगे हम लोग स्वयं में वर्ग, वर्ग के लिए वर्ग। तो आज चूंकि मुझे कहीं जाना था तो आज का क्लास में यहीं पर ओवर करता हूं और कल हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। डन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी तक बिल्कुल क्लियर करते चलो। नोट्स मिल गया है बच्चा, ऐप पे नोट्स है ना? मार्क्स का नोट्स ऐप पे लोड है या नहीं है? यस नो? क्योंकि हमारी टीम ने मुझे जो सूचना दी है, उन्होंने कहा है कि लोड कर दिया गया है। प्लीज कंफर्म मी, हमारे ऐप पर मार्क्स का प्रिंटेड नोट्स है या नहीं है उस पर? यस और नो प्लीज लिखो। लिखो, केवल स्ट्रक्चर तैयार कर लो बच्चा, मोर देन इनफ होगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ऐप पे नोट्स लोड हुआ है बच्चा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी चेक करता हूं, 10-20 मिनट के अंदर में नोट्स लोड होगा। अगर नहीं हुआ है तो कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। वही मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था तो मैंने ये सवाल आप लोगों से पूछा।